गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का विद्या सेंटर में स्वागत है। सभी को राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, आज मैं लाया हूँ ईवीएस का चैप्टर, है ना। आपका भी ईवीएस का है, ये आपका जो है खास करके बीपीएससी T4 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे पिछले एग्जाम में T1 T2 T3 में और T4 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया ईवीएस से, तो ईवीएस का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। इससे कम से कम मिनिमम जो है 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उल्टा का आप देख सकते हैं, है ना। तो आपको मैं आज पर्यावरण कराने वाला हूँ, ठीक ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये क्लास। तो चलिए, आप लोगों के विद्या सेंटर में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे लास्ट आधा में ही छोड़ के चले जाते हैं उसको क्या समझ में आएगा। देखिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अटेंड द क्लास एंड फील द। देखिए, सबसे लास्ट स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये आपका जीव तथा वातावरण के हो जाएगा। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक जो है कौन कौन है। जैविक संगठक है, अजैविक है, भौतिक है तथा ऊर्जा संगठन। सर्वप्रथम गहन पारिस्थिति की बात करेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा, अर्निनेस हो जाएगा। गहन पारिस्थिति किसका हो जाएगा, अर्निनेस का हो जाएगा। घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है ना। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ये आपका पारिस्थितिकी कर्मता का 10% का नियम किसने दिया, लिंडमैन ने दिया। ये आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 10% नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने के से संबंधित है। ये धारणीय या अस्थायी विकास जो है की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, ये ब्रटलैंड कमीशन ने किया था। धारणीय या अस्थायी विकास जो है इसकी अवधारणा किसने दिया था, ब्रटलैंड कमीशन ने दिया था, तब 1987 में दिया था। देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, जो भी आपका रहेगा हार्ड क्वेश्चन रहेगा या फिर जो भी रहेगा कि क्वेश्चन आ सकता है मैं भी, तो उसको मैं बार बार रिपीट कर दिया करूँगा, जिससे आपका जो है सारा काम क्लास में ही हो जाए, बाद में आपको परेशानी नहीं हो। तो क्या कर रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप लोग अस्थायी विकास कहते हैं, है ना। इसकी अवधारणा दिया था ब्रटलैंड कमीशन ने दिया था। कब दिया था, 1987। इसको लास्ट में देखेंगे। ये देखिए, इसको ऊपर से करके सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, महासागर है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, कवक, जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है। कारण जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, तो आपका जलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, है ना, जिसको बायोजी केमिकल साइकिल कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टस है ना। समुद्री वातावरण में कौन सा जीव प्रमुख उत्पादक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टस है। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करता है, ये परितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, ये सूर्य विकिरण का माना जाता है। अब इसको देख लेते हैं। करके हमारे इंडिया में कितने रामसर आर्द्रभूमि कितने हैं, 42 है। इसके बारे में कह रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन है। जम्मू कश्मीर में आपका जो है, मैं इसका जूम कर लेता हूँ। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन है, बुलर झील है, होकेरा है, आर्द्रभूमि है ना, होकेरा आर्द्रभूमि। उसके बाद का सुरिनसर मानेसर कहाँ पे पूछा जाएगा आपको, जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की बात करता है। देखिए, तसो मोररी झील लद्दाख में है। तसोकार आर्द्रभूमि कहाँ है, लद्दाख में। तसो जैसे ही आ जाएगा लद्दाख मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए चंद्रताल है, पोंगे डैम है। पोंग डैम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जो है सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन, रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। हरिके झील जिसको कृत्रिम आर्द्रभूमि कहते हैं, ये आपका पंजाब में है ना। कांदे झील भी पंजाब में। रोपर झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन जीव कहाँ पे, आपका पंजाब में ही है। अष्टमुदी कहाँ पे, केरल में है। अष्टमुदी कहाँ पे, केरल में है। सष्टम कोटा कहाँ पे, केरल में है। वेबनाड कहाँ पे, केरल में है।
सांभर झील कहाँ पे, राजस्थान में है। सांभर झील हो गया आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और उसका सांभर झील दोनों कहाँ आपका, राजस्थान में। उड़ीसा की बात करता है, चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव। चिल्का झील उड़ीसा में है, भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे, उड़ीसा में है। भितरकनिका जानते हैं आप लोग, कछुआ के लिए फेमस है। कोल्लू झील कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। दीपोर झील आसाम में। दीपोर झील, दीपोर बिल है, दीपोर बिल कहाँ पे, बिल असम में है। देखिए और कुछ बात कर रहा है, पॉइंट क्लिमर वन्यजीव अभयारण्य। पॉइंट क्लिमर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। पॉइंट क्लिमर कहाँ पे आपका, पॉइंट क्लिमर आपका है तमिलनाडु में। ठीक है। देखिए रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। लोकटक झील मणिपुर में है, इसको भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में देखिए बात कर रहा है कि ऊपरी गंगा नदी तंत्र, जिसको ब्रज घाट से नरोरा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य पूछा जाएगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये आपका बताइएगा, यूपी में। समाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, यूपी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य यूपी में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ, यूपी में। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ, यूपी में। सरसई नवार झील कहाँ पे, यूपी में। और सूर सरोवर कहाँ पे है आपका, यूपी में। ठीक है। चलिए फिर से देखिए, ऊपरी गंगा नदी तट ब्रजघाट से नरोरा, ये आपका कहाँ पे, यूपी में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यूपी में। समाना पक्षी अभयारण्य, समाना पक्षी अभयारण्य यूपी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य यूपी में। पार्वती अग्रा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, पार्वती अग्रा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, यूपी में। सांडी पक्षी अभयारण्य यूपी में है। सरसई नवार झील कहाँ पे, यूपी में। सूर सरोवर कहाँ पे आपका, यूपी में। अब आगे देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व कोलकाता आद्यभूमि, इसमें नाम से पता चल गया पूर्व कोलकाता आद्यभूमि है, तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया। सुंदरबन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देखिए आद्यभूमि कौन, सुंदरबन है। और सबसे बड़ा कौन है, रेणुका है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। एमपी में देखिए भोज आद्यभूमि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, गुजरात में। देखिए सूर सरोवर जो बात करेगा, सूर सरोवर आपका यूपी में है, लेकिन नल सरोवर कहाँ पे, गुजरात में। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। कांवरताल आद्यभूमि कहाँ पे, बिहार में है। कांवरताल कहाँ पे, आद्यभूमि बिहार में है। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, उत्तराखंड में। एक चीज देखिए नोट्स कर रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ट्रांसलेट ने किया था, है ना। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ट्रांसलेट ने किया था, लेकिन गहन पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो अर्निनेस ने किया था, याद रखिएगा। गहन की बात करेगा तो आपका अर्निनेस हो जाएगा, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आगे देखिए, कह रहा कि वायु एवं जैव मंडल के बारे में बात कर रहा। पृथ्वी पर पेड़ तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा, टुंड्रा बायोम है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, ठंडा वाला प्रदेश में, जैव भार टुंड्रा बायोम में ही होगा। जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठनों को शामिल किया जाता है, आपका जैविक एवं अजैविक घटक को। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, खाद्य जाल, मतलब फूड वेब जिसको बोलते हैं, है ना। फूड वेब आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, फूड वेब दिया रहेगा, फूड चेन दिया रहेगा, और यही सब दिया रहेगा, आप फंस जाइएगा उसमें, इसलिए दिमाग में रखिए। कह रहा कि किस समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो आपका फूड वेब हो जाएगा। इंग्लिश में देखिएगा फूड वेब, हिंदी में फंस जाइएगा, फूड वेब, हिंदी में उसे खाद्य जाल बोलते हैं। करेगा सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, परपोषी। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, परपोषी पाया जाता है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, की स्टोन प्रजाति कहलाती है। की स्टोन प्रजाति किसको बोलते हैं, वे समुदाय, है ना, जो क्या है, प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद ही, मतलब जैवभार और प्रचुरता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर प्रभाव दर्शाती है, उसकी स्टोन प्रजाति कहते हैं। एबोनी तथा महोगनी किन वनों का संबंधित है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। एबोनी और महोगनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल, सागौन और शीशम ये आपका मानसूनी वन है। साल भी, सागौन भी और शीशम भी। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, शंकुधारी वन। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा खनिज वाला होता है, ये आपका शंकुधारी वन हो जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, अयनवर्ती सदाबहार वर्षावन बायोम में। देखिए नाम ही से पता चल रहा है, अयनवर्ती दे दिया है तो आपको समझ जाना है कि सबसे कम तापांतर जो वहीं पाया जाता है, अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन पाया जाता है।
करके किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवतीय वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? आपका हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम में हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? आपका मानसूनी बायोम माना जाता है। सबसे विक्षुब्ध कौन? आपका मानसूनी बायोम ही है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ऐसे पाया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इको एनिमी बोलते हैं, पारिस्थितिकी का शत्रु बोला जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सागर जल के नितल मतलब तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बैंथस। बैंथस जो होता है सागर जल के तलहटी में रहता है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? ये टुंडला बायोम का है। हाँ, जहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर रेंडियर पाया जाता है। कहा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपका, पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, करके भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? 1987 से, है ना। 1987 से भारत में जो वन सर्वेक्षण विभाग जो रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है, 87 से प्रकाशित किया जा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस, लानोस और कैंपोस जो है आपका, लानोस और कैंपोस क्या आपका किस बायोम में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाया जाता है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा समानता प्रवासी होती है? आपका अम्ब्रेला प्रजाति हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ये आपका पतझड़ वन है। कलक अनुकूलित बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन में पाई जाती है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन पाई जाती है, वर्षावन बायोम पाई जाती है। ठीक है, करा कि हाथी घास किस बायोम में की एक प्रमुख घास है? ये आपका सवाना का। हाथी घास जो आपका किसका है? आपका सवाना बायोम का है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनके संख्या किस पर निर्भर करती है? उसके संरचना पे, उसके सकल बायोमास पर और जातियों की संगठन पर पाई जाती है। ठीक है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? ये शीतोष्ण घास बायोम को। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? ये शीतोष्ण घास के बायोम को। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। परितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधे की देखिए इसमें ये की स्टोन प्रजाति विलुप्त हो जाता है, क्योंकि अन्य प्रजाति विलुप्त इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि की स्टोन पे जो भी डिपेंड होता है प्रजाति, जो भी स्पेसीज, जो भी जाति, जो भी होते हैं वो डिपेंड होता है। और जैसे की स्टोन प्रजाति खत्म होगा तो ऑटोमेटिक है कि अन्य प्रजाति भी क्या होगा वहाँ से खत्म होगा, विलुप्त होगा। कहा कि पौधे की जाति, उनके संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? ये आपका पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंत संबंध पर निर्भर करता है। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंत संबंध पर करता है। कहा कि पर्णपाती वन जो है किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन में पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब हो गया डेसिडुअस, जो भी डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, डेसिडुअस मतलब हो गया उसको पर्णपाती बोलते हैं। ये आपका मानसून वन में पाया जाएगा। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। इसका रखे दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स एल्टन ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की बात करेगा तो चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया था, है ना। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप किसने किया था? एल्टन ने। स्तूप तो एल्टन ने किया। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दिया गया? मतलब कह सकते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है? आपका पश्चिमी घाट, इकोलॉजिकल। अब देखिए जैव बायोडाइवर्सिटी के बारे में कह रहा। जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतुओं की उपस्थिति को क्या करना बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है। कल सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसन
वाल्टर जी रोसेन ने क्या कहा, सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। कह किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार पाया जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया, जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया, जैव विविधता दशक के रूप में। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने, कब किया था, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने, कब किया था, 1988 में, हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स ने। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। वर्तमान में विश्व में कितने जैव स्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये आपका 36। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है, चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया था, चेन्नई में किया गया था, है ना, जो कि 2003 में किया गया था। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है, लेह बेरी। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी प्रजाति फेमस है, आपका सीबकथॉर्न को बोला जाता है पर्णपाती झाड़ी, है ना, यह है जो कि लेबेरी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अति सघन बोलेगा, हाईली डेंस फॉरेस्ट की बात करेगा, अति सघन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। जबकि आपको ऑप्शन में दे देगा एमपी भी दे देगा तब फंस जाएगा, है ना, इसलिए अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका हाईली डेंस फॉरेस्ट। एम्स स्ट्रीम शब्द किससे संबंधित है, बाघ अभयारण्य के रखरखाव से। एम्स स्ट्रीम जो है ये संबंधित है बाघ अभयारण्य से। भारत ने जैव सुरक्षा उपाधि पर कब हस्ताक्षर किया था, 23 जनवरी 2001 को। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जिसको प्रोटोकॉल बोलते हैं उस पर साइन किया था 2001 में। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नमक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचता है, या जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने के लिए किया जाता है। भारत में सिंह पुच्छ वानर है जिसको मैकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है, ये तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, ये 3 जगह ही पाया जाता है, समझ गए ना। भारत में सिंह पुच्छ वानर जिसको बोलते हैं मकॉक के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पाया जाता है स्पेशल तरीके से, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया था 2002 में पारित किया। जैव विविधता अधिनियम लाया था, मतलब बायोडाइवर्सिटी अधिनियम कब लाया था, 2002 में लाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारक अंडमान और निकोबार द्वीपों में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, साउथ बटन द्वीप है। साउथ बटन द्वीप कहाँ पे आपका, ये आपका है अंडमान निकोबार में है साउथ बटन द्वीप। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफोलोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई, आपका डोडो पक्षी। ये उपयुक्त पौधे के फल को खाकर, है ना, उसके बीजों को अंकुरण में सहायता करते थे। अब जैसे डोडो पक्षी खत्म हो गया तो उसको खाता कौन, है ना, इसलिए जो है ये इफेक्ट पड़ गया किस चीज़ पे, सिडरॉक्सी ग्रांडिफोलोरम नामक प्रजाति पे। कहा भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी। भारत का प्रथम जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कच्छ की खाड़ी में। अरे भारत में कितने जैव विविधता है, 4 है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। 2 को याद रखिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। एक है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र और 4th है सुंडालन जो कि निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। पश्चिमी घाट हो गया, एक हो गया पश्चिमी घाट आपका पश्चिम में है, पूर्वी हिमालय हो गया जो कि पूर्व में है, और एक इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सुंडालन। कहा कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात ओडियन उलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है, चमगादड़ की एक प्रजाति है ना, चमगादड़ की एक प्रजाति है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात ओडियन उलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है, चमगादड़ की एक क्या है, प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, ये IUCN से संबंधित है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी क्या उतर रही है, ये डाइक्लोफेनॉक्सोडियम है, डाइक्लोफेनॉक्सोडियम है, इसके कारण से क्या हुआ, गिद्धों की संख्या में कमी हुआ। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बल्लभगढ़ में। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपका बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगेंस है, आपका रेड पांडा का हो जाएगा। वृक्षों पर रहने वाले स्तनधारी का जो स्तनधारी किसको बोलते हैं, जो बेबीज को बोर्न करे, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है और उसको दूध पिलाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं, मेमल्स बोलते हैं।
तो उसका जूलॉजिकल नाम क्या है? एलुरस फल्गेंस है ये आपका रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? रेड पांडा के प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए। दक्षिग्राम जैसे ही आ जाएगा हंगुल मृग हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? ये नाइट्रोसोमोनस है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनस है। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में। धान का पौधा जो है ना आपका कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में करता है। और धान के पौधे में ही आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। जीव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ के द्वारा होता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार का पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा थोड़ा सा आप स्लो बोल रहे हैं या फिर फास्ट बोल रहे हैं, अगर हम स्लो बोल रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बाद में इसको पूरा स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए, है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और पूरा क्लास देखने के बाद आप ज़रूर ये इमेजिन कीजिएगा कि आपको देखने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना नया क्वेश्चन आप लोग सीखें, ठीक है। ये मैराथन आप लोगों के लिए है, ठीक है। अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी T4 होने वाला है और T5 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T5 भी होगा, T4 भी होगा। तो पहले T4 आपका होने वाला है ना, T4 का डेट भी दे दिया गया, अगस्त से पहले T4 करवा लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है T5 आएगा, है ना। तो देखिए T5 का तो कोई टिकट नहीं है, लेकिन T4 एकदम 100% है कि तो अब होने वाला है ये बस। और एनटीपीसी आपका नेक्स्ट मंथ जो है स्टार्ट होने वाला है। फिर आपका बिहार एसएससी है, दरोगा का, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आपका ये एनसीईआरटी का बहुत ही काम करेगा, ठीक है। इधर क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो भारत देखिए कह रहा है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 10 में। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 10 में। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय। जब कोई भी समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है उसे किस रूप में परिभाषित किया गया? चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान किया गया? नारियल को कल्प वृक्ष की, है ना, उपमा प्रदान किया गया। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपका भरतपुर में, राजस्थान में, है ना, जो पक्षियों का स्वर्ग के लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती है? ये आपका बाणगंगा और गंभीरी। कहा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसा अभयारण्य है जिससे होते हुए नदियाँ बहती है? 2 नदियाँ बहती है, देखिए, एक बाणगंगा, दूसरा गंभीरी। बाणगंगा और दूसरा गंभीरी। करके वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति, स्वस्थानीय को इनसे बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? ये वनस्पति उद्यान जो है ये संबंधित नहीं है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? ये बाहरा हो जाएगा, है ना, एक्सिटू हो जाएगा। एक्सिटू का मतलब देखिए आप लोग समझा देता हूँ। इंसिटू मतलब होता है कोई एक स्पेशल प्लेस, है ना, कोई एक होता है स्पेशल प्लेस, जिस स्पेशल प्लेस में उसका क्या किया जाए, जब उसी जगह पर रख के उसका जब उपचार किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिटू बोलते हैं। और एक्सिटू होता है कि उसके जगह को छोड़ के जिस जगह पर उसको कंजर्वेशन किया गया उस जगह से बाहर जाकर जब उसका क्या होता है। चलिए आगे देखिए। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण जो है किस विधि के अंतर्गत होता है? आपका ये होता है एक्सिटू होता है, जो बाहर के प्रोसेस से किया जाता है। कहा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल है? भारत में वर्तमान में 18 जैव मंडल है, ठीक है। कहा कि भारत के वन, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य व टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। करा देखिए जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है राष्ट्रीय उद्यान? आपका दक्षिग्राम है और सलीम अली है और किश्तवाड़ है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है। और वन अभयारण्य की बात करेगा तो शीत मरुस्थल हो के रसर और सुरिनसर मानसर आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। याद रखिए जम्मू कश्मीर में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है।
लद्दाख की बात किया जाता है, लद्दाख हो गया हिमिसाई। हिमिसाई कहाँ पे है? लद्दाख में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चांगथांग, चांगथांग जो कि 16,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है, लद्दाख में है, जो कि आपका वन्यजीव अभयारण्य है। और चांगथांग में 5,000 से भी ज़्यादा जो है ना आदमी रह रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे पश्मीना शॉल जो बनाता है यहाँ के जनजातियाँ ही बनाती है, जो कि बकरी का पालन करके बनाता है। हरियाणा की बात करते हैं, है ना। हरियाणा जो आपका आई आपका कौन है? कालेसर। कालेसर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और कालेसर कहाँ पे? हरियाणा में है ना। और उसकी बात किया जाएगा वन्यजीव अभयारण्य का, तो कालेसर है, नाहर है। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद जाकर इंदर किला, या फिर जाके खीर गंगा बोलेगा, उसके बाद जाकर पीन घाटी बोलेगा, सिम बालबारा बोलेगा, सब हिमाचल प्रदेश में ही है। चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका, जानते सबसे छोटा जो है अभयारण्य कौन? आपका रेणुका ही है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात कर रहा, जिम कॉर्बेट जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1937 में इसको बनाया गया था, जिम कॉर्बेट को, उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजा जी फूलों की, उसके बाद राजा जी हो गया आपका, फूलों की घाटी हो गया। फूलों की घाटी बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में, है ना। फिर केदारनाथ जो हो गया, ये आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में, जो कि लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट है, राजा जी टाइगर रिजर्व है ना, जो कि उत्तराखंड में। अब राजस्थान की बात करते हैं, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का मरुस्थल, मुकुंदरा हिल्स, कहाँ पे? राजस्थान में ही है। माउंट आबू है, सरिस्का, जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, सब कहाँ पे? राजस्थान में ही है। और रणथंभौर कहाँ पे? राजस्थान में ही है। सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ बेलधारी कहाँ पे? आपका राजस्थान में। अब गुजरात में देखिए, गिर वन है, मैरीन है, बेलकबक है, बेलकबक वसदा गुजरात में ही है। गिर, समुद्री नल सरोवर हो गया, नारायण सरोवर हो गया, पूर्णा हो गया, जंगली गधा हो गया, सब कहाँ पर? गुजरात में ही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, संजय गांधी, जिसको बोरीवली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोरीवली बोलते हैं। संजय गांधी, पेंच हो गया, है ना, पेंच जवाहरलाल नेहरू के नाम से पेंच हो गया। और तदोबा, गुगामल, नमगांव, चंदौली, सबका महाराष्ट्र में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसर बोर, काल सुबई, हरिश्चंद्र गौर, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पैनगंगा, है ना, उमरेद, पोनी करहानला, कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही। अब देखिए मेलघाट हो गया, तदोबा अधेरी, पेंच हो गया, सहादरी, नवगांव नवजीरा हो गया। बोर, सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? बोर ही है, जो कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन हो गया? सब क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो गया आपका बोर हो गया, जो कि महाराष्ट्र में। गोवा की बात करते हैं, महावीर कहाँ पे है? गोवा में ही है। महावीर 40 वर्ग मीटर, ये भी दोनों आपका कौन है? राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य, सब वहीं पे कहाँ है? महावीर के नाम से ही। कर्नाटक की बात करते हैं, राजीव गांधी, नागरहोल, कुद्रेमुख, बंदरघट्टा, अंशी और बांदीपुर। अंशी भी आपका कर्नाटक में ही है। और आगे दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी कहाँ पे है? कर्नाटक में है ना। बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंशी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर कहाँ पे? आपका कर्नाटक में ही है। केरल की बात करते हैं, देखिए अनाईमुदी हो गया, इराविकुलम हो गया, मथीकेट्टन 16 हो गया, पनाबिकुलम 16 हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली आपका केरल में ही है, ठीक है। कराके थरेकर पक्षी अभयारण्य केरल में है। इडुक्की वहीं पे, नैयार, पनाबिकुलम, मलाबार, पेरियार, वैनर, सब उसी जगह पे। पेरियार पनाबिकुलम कहाँ पे? आपका केरल में ही है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी प्रवासी का आश्रय स्थल है, जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब ये है कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केवलादेव ही है, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन जमा पक्षी जो है आते हैं आश्रय ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तेलंगाना की बात किया जाता है, तेलंगाना आपका हो जाएगा, देखिए कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना, वनस्थली और मुग्रावीना, ये आपका कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे नागार्जुन सागर हो गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये। नागार्जुन सागर जो कहाँ पे है? तेलंगाना में। और प्राणहिता, किन्नर सानी कहाँ पे है? तेलंगाना में ही है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, अमरावत और कमल कहाँ पे? तेलंगाना में। तमिलनाडु में देखिए इंदिरा गांधी हो गया, जिसको अन्नामलाई बोलते हैं, मुदुमलाई, पालनी पहाड़ी, गिंडी हो गया, मुकुर्थी हो गया, मनार की खाड़ी हो गया, ये सभी कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कोडाइकनाल, पॉइंट क्लेमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कालाकार, वेदांखल, वेलानाडु, मुदुमलाई, सब का कहाँ है? तमिलनाडु में ही। अब देखिए कलक्कर, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री बिल्लू, थोपुरम, मेघमिलाई, सत्यमंगलम, सब कहाँ पे आपका? सब तमिलनाडु में ही है।
आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, देखिए राजीव गांधी हो जाएगा, जिसको राजीव गांधी रामेश्वरम है, और उसका करा का पापी कोंडा श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में ही है ना। और देखिए कोरिंगा हो जाएगा, कोलेरू हो जाएगा, पुलिकट नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। पुलिकट नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है किसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम का है क्षेत्रफल के अनुसार से। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन था, बोर था, जो कि महाराष्ट्र में। एक देखिए एक आ रहा नागार्जुन, एक नागार्जुन सागर है जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। और एक आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, इंद्रावती कुतरू हो गया, कंगर घाटी गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़ में ही। अचान कमार पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, अचान कमार और सीता नदी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ही है। इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचान कमार सब आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में ही है। अब उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा के देखिए भितरकनिका हो गया, अछनीपाल हो गया। भितरकनिका अछनीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में ही है। भितरकनिका, चिल्का, गाहिर माथा, नंदनकानन, सतकोशिया गौज, सिमलीपाल सब कहाँ पे, उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल, सतकोशिया गौज कहाँ पे, उड़ीसा में ही है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल देखिए, बुक्सा पूछा जाता है, बुक्सा है ना, बुक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, न्योरा हवेली हो गया, सिंगलीला हो गया, सिंगलीला सुंदरबन हो गया, जल्दापारा हो गया, सब कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ही है ना। चपरामारी बलुऊ पूरब कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरवन, बुक्सा सब कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में ही है। त्रिपुरा की बात करते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, कहाँ पे, त्रिपुरा में। क्वेश्चन पूछता है बाइसन का पूछता है और क्लाउडेड लेपर्ड का ही पूछता है, और ऑप्शन में लद्दाख भी देता है, दोस्तों सब लद्दाख मार देता है, जो कि गलत होता है। क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन कहाँ पे आपका, त्रिपुरा में ही है। गुमटी और सिपाही जला त्रिपुरा में ही। मिजोरम की बात करते हैं, देखिए मुरलैन और फवंगपुई, मुरलैन और कौन होगा, फवंगपुई आपका कहाँ पे है, मिजोरम में है। दाम्पा और थोनांगलांग कहाँ पे है आपका, मिजोरम में ही है। दाम्पा जो कि जिसको दाम्फा के नाम से भी जानते हैं, मिजोरम में है। मणिपुर की बात करते हैं, केबुल नामजाओ कहाँ पे, मणिपुर में। और सिरोही, दो गो है, केबुल नामजाओ और सिरोही कहाँ पे आपका, मणिपुर में। नागालैंड की बात करते हैं, इटांकी है, फिर फाकिम है, दोनों आपका कहाँ पे, नागालैंड में ही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, नामदफा और माओलिंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। पखुई की बात करेगा या फिर सीसा आर्किड की बात करेगा, दोनों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, पक्के, कमलांग सब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। असम को देखिए, असम का क्या करा, असम में आपका दिया हुआ डिब्रू सखोवा की बात करता है। असम में करा देखिए, डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी, ओरांग, नमेरी, रायमोना और देहिंग पटकाई कहाँ पे, असम में। दीपोर बिल कहाँ पे, दीपोर बिल आपका असम में है। पूर्वी कार्बी एंगलोंग लाखोवा कहाँ पे, असम में। और कारा के मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग सब कहाँ पे, असम में ही। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में कंचनजंगा है ना। फिर किताम और पांगोल कहाँ है। मेघालय में देखिए, बालपाक्रम, नोक्रेक रिज जो जिसको गारो पहाड़ी जहाँ पे है, नोक्रेक रिज गारो पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मेघालय में ही है। नोंग खेलम और सिजू बाघमारा, जिसको पिक्चर प्लांट जहाँ पे पाया जाता है, बाघमारा में, ठीक है, ये मेघालय में ही है। झारखंड कहाँ पे देखिए, झारखंड में देखिए बेतवा है आपका, फिर आपका डालमा है, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोपचंची और पलामू आपका टैगरबला है। वाल्मीकि आपका कहाँ पे, बिहार में ही है। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर हो गया, वाल्मीकि हो गया, विक्रमशिला हो गई, सब आपका क्या है पता है ना। देखिए ये आपका कहाँ पे था, बिहार का। देखिए भीम बांध हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, और कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला सब वन जी आपका हो गया। टैगरबला क्या है, वाल्मीकि, बिहार में एक ही टैगरबला है जो कि वाल्मीकि है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। उसके बाद देखिए वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, बखीरा है, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला है, पटना। देखिए पटना कहाँ पे है आपका, पटना वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में। और बाघ वाला पूछेगा, टाइगर वाला, तो दुधवा हो गया या पीलीभीत हो गया। मैं एमपी की बात करता है, एमपी में आपको देखिए बांधवगढ़ है, फॉसिल है, मांडला है, फॉसिल मांडला है, फिर जाके देखिए कान्हा है, उसके बाद जाके
माधव है, फिर इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको पेंच के नाम से जानते हैं, फिर पन्ना है, संजय है, सतपुरा है, वन विहार है, डायनासोरस और कूनो कहाँ पे आपका एमपी में है। फिर देखिए बोरी हो गया, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन, घड़ियाल एमपी में है। टाइगर बिला की बात करते हैं, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, संजय दुबरी हो गया आपका, और पेंच कहाँ पे आपका एमपी में ही है। अंडमान निकोबार का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में एमपी में ही है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 11 इसी में है। तो उसके बाद जाके अंडमान निकोबार में कितना 9 है। तो अंडमान निकोबार का देखिए कैंपबेल हो गया, गालाथिया हो गया, महात्मा गांधी मरीन हो गया। महात्मा गांधी मरीन बोलेगा तो अंडमान निकोबार में ही है। उत्तरी बटन द्वीप बोलेगा, उत्तरी बटन द्वीप कहाँ पे, ये अंडमान निकोबार में हो गया। मध्य बटन द्वीप, माउंट हेरियट की बात करेगा, रानी झांसी मरीन बोलेगा, या फिर सेडल पीक बोलेगा, सब कहाँ पे, अंडमान में ही है। टर्टल द्वीप अंडमान निकोबार में ही है। बैरन द्वीप है। सर्वाधिक 96 वन्य विवरण, सबसे ज़्यादा वन अभ्यारण्य वन्य विवरण कहाँ पे, अंडमान निकोबार में ही है, 96 है, 96 है। फिर दिल्ली की बात करता है, दिल्ली में वन्य विवरण 1 है, और जिसका नाम है असोला भाटे, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से जानते हैं, असोला भाटे। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, 1973 में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया 1992 में। इंडियन रैनो विजन लाया गया इंडियन रैनो विजन 2020 कब लाया गया, 2005 में लाया गया था। इंडियन रैनो विजन 2020 लाया गया 2005 में, 2005 में, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है कि यूनेस्को में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करता है। नीलगिरी आपका किस राज्य में है, केरल में है, कर्नाटक में है, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक 3 स्टेट में है ना। और 2000 में इसको शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2001 में शामिल किया गया था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 2001 में शामिल किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में शामिल किया गया था। नोकरेक मेघालय में 2009 में। पंचमढ़ी आपका एमपी में है, जो कि 2009 में शामिल किया गया था इसको भी। शिमलीपाल उड़ीसा में, इसको भी 2009 में शामिल किया गया था। तो 2009 में 3 हो गया आपका, नोकरेक, पंचमढ़ी और शिमलीपाल, तीनों को 2009 में। अमरकंटक और अचानकमार, ये आपका अमरकंटक आपका एमपी में है, और अचानकमार कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। इसको 2012 में शामिल किया गया था। और ग्रेट निकोबार की बात करते हैं। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें है, और 2013 में इसको शामिल किया गया था। अगस्ता मलाई कहाँ पे, तमिलनाडु में, 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा को कहाँ पे, सिक्किम में, 2018 में शामिल किया गया था। पन्ना एमपी में 2020 में शामिल किया गया था। आगे देखिए भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, नीलगिरी में स्थापित किया गया था 2000 में। कार्टाजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कार्टाजोना की बात करेगा जैव सुरक्षा क्षमता संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, आपका आनुवांशिक विविधता का। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, रोजर और पनवार ने, है ना। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था, रोजर और पनवार ने। अरेवादा क्या है, अरेवादा कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है, वह वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय आपका ओस्लो, नॉर्वे में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है, एमपी में। देखिए यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछेगा, यूनेस्को ने अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल को स्थापित किया था कब, 1971 में, 1971 में। कहा कि जैव सुरक्षा का कार्टाजोना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया था, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है, जामनगर, गुजरात में। मरीन बोलेगा तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है। ड्रेको आपका जो है एक तरह का छिपकली, क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्रेको क्या आपका छिपकली है, ये पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1937 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर है के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, कजिन द्वीप।
विश्व का कौन ऐसा द्वीप है जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप जो है पक्षियों के लिए आरक्षित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? वेदांतगल, तमिलनाडु में। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य की बात करेगा स्थापित किया गया कहाँ पे? वेदांतगल, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत किया गया? 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल जो है, भारत का प्रसिद्ध जो है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, ये 3 राज्यों में स्थापित किया गया, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ और होल्डवर्थ ने। मतलब फूलों की घाटी आपका है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था फ्रैंक स्माइथ और होल्डवर्थ ने। एक तरह का ये कौन थे? पर्वतारोही थे। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को। गंगा के टाइगर की बात करेगा तो डॉल्फिन को कहा जाता है। देखिए पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं। भारत में पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी की। घाना पक्षी विहार कहाँ पे? भरतपुर, राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार भरतपुर, राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ पे है? मांड्या में। रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ पे? मांड्या, कर्नाटक में है। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? कांचीपुरम में, तमिलनाडु में। नीलापट्टू पक्षी विहार कहाँ पे? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में, है ना। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार बोलेगा तो कहाँ पे? सुल्तानपुर कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार बोलेगा तो चोराओ, मांडवी नदी के पास है, गोवा में। सलीम अली पक्षी विहार जो है ये चोराओ, मांडवी नदी के पास है, जो गोवा में है। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ पे? चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्या पक्षी विहार की बात करेगा तो चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ पे? चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील पक्षी विहार कहाँ पे? पुरी के पास। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास। आगे देखिए, कुमाराकोम पक्षी विहार या बेमनौर पक्षी विहार कहाँ पे? कोट्टायम में। कुमाराकोम पक्षी विहार या बेमनौर पक्षी विहार कहाँ पे? कोट्टायम, केरल में। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है तथा प्रदूषण है, सब होगा। तो जलवायु परिवर्तन होता है किसके कारण से? ग्रीन हाउस का प्रभाव, ग्रीन हाउस का जो गैसेज है वो, ओजोन परत का जो क्षरण है वो और प्रदूषण, इस तीनों को मिलाने के बाद जलवायु परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? फोरियर ने। ग्रीन हाउस की बात करेगा तो ग्रीन हाउस GHG के संकल्पना प्रस्तुत किया जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापमान विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है? प्रभाव करता है, ये आपका जलवाष्प हो जाएगा, जलवाष्प। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2015 में रखा गया था। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो पाए। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमान पर आंकड़े प्राप्त करने के वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त होता है? आइस कोर से। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक की बात करें तो आइस कोर से प्राप्त होता है। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर के छेद कर प्राप्त किया गया एक वलनाकार नमूना होता है।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो समोच्च बांध या अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था कानकुन सम्मेलन में, मतलब कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष जो गठन किया गया था कानकुन सम्मेलन में, कब हुआ था ये? मैक्सिको में 2010 में। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप पर्वत किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, जो 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान के प्रभाव को दर्शाती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? इटली और स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है फिर से निर्धारित करना पड़ेगा? इटली और स्विट्जरलैंड का। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इस समय घंटे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2020 में 28 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7000 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जिसको बोलते हैं के द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति का प्रदान किया था। 2017 में किया था, 8 अगस्त 2017 में। IPC उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट का प्रकाशित किया गया था। ये आपका किया गया था 1990 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, देखिए ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण की बात करता है। देखिए ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? ये समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर तक। वर्ष 2025 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कैंट मूर ने, GW कैंट मूर ने। कह रहा कि 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किया था, GW कैंट मूर ने किया था। अमेरिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने किया? अमेरिका के ऊपर ओजोन छिद्र का बोलेगा तो ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन शैकलिन ने किया था। ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन शैकलिन ने किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CFC है, हेलोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन, उसके बाद जाके हेलोन है 1211 और 1301 आदि। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? CFC है, हेलोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हेलोन 1211 और 1301 आदि, और भी बहुत सारा होगा। ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाता है ना। जैसे OFS ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस जिसको बोलते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम होता है। भारत के किस श्रीनगर में जो है ओजोन परत का मोटाई सर्वाधिक होता है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आता है। मतलब सितंबर से लेके अक्टूबर तक, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जो होता है क्या होता है, इसका मोटाई में क्या होता है? अधिक कमी होता है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्मकणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानवजनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाती है? प्राथमिक प्रदूषक कहलाती है। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ये द्वितीयक वायु प्रदूषक होता है। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक किसको कहते हैं? ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है उसको द्वितीयक कहते हैं।
ओजोन परत की खोज किसने किया था? चार्ल्स फेबरी एवं हेनरी बुनसॉन ने किया था। ओजोन परत की खोज की बात करेगा तो चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुनसॉन ने किया था। आगे देखिए, कहा कि परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन बोलते हैं, पैन का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा आपको, तो परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है? हमारे ब्लड में शीघ्रता से घुल जाता है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण में वृद्धि करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन की बात करेगा, जिसको सुपोषण के नाम से जानते हैं। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? ये सुपोषण में वृद्धि करते हैं। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। वाहन में बोलेगा तो क्या करता है? लेड प्रदूषित करता है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्पत्ति होता है? अम्ल वर्षा के लिए बात करेगा, मतलब एसिड रेन की बात करेगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये एसिड रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा जब भी होगा तो मृदा का पीएच क्या होगा? कम हो जाएगा। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। जैव उपचारण से तापज है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन समानता मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है ना? क्या नाम जाता है? मेफ्रॉन ब्रांड नाम से दिया जाता है। ये समानता हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बड़े संयंत्र की बात करेगा तो अमोनिया का यूज़ किया जाता है, NH3 का। ठीक है। उसके बाद जाके जो फ्रिज होता है हमारे, उसमें प्रशीतक रूप में क्या होता है? मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के किया जाता है। ये समानता क्या होता है? हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और बड़े संयंत्र में जो होता है अमोनिया, जिसको NH3 के नाम से जानते हैं, ये यूज़ किया जाता है। जीवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ये स्वस्थानीय जीवोपचार कहा जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाहरा स्थानीय कहा जाता है। बाहर ले जब किया जाएगा तो क्या होगा? एक्स सिटू हो जाएगा, और उसी स्थान पर किया जाएगा तो इन सिटू हो जाएगा। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जीवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो एक्सट्रेक्शन कहते हैं। फाइटो एक्सट्रेक्शन हिंदी में बोलते हैं फाइटो निष्कर्षण कहते हैं। चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुआ था? जैसे चेरनोबिल कहाँ पे आपका? यूक्रेन में है। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेगा तो श्वास संबंधित रोग होता है ना? और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करेगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या होता है। धूलकण की बात करेगा तो यकृत और वृक्क को क्षति होता है। शीशा जो होता है, शीशा से क्या होता है? कैंसर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी बीमारी होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या होता है। धूलकण की बात करेगा तो यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचता है। शीशा से कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सी रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसको बोलते हैं मिथोनोग्लोबोनीमिया बोलते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर की बात करेगा तो ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट
क्यों नहीं किया जा सकता है? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। पॉलीथीन की थैलियों को, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। मतलब इंसिनरेटर्स जो होता है, इंसिनरेटर्स का यूज़ किया जाता है कार्बन, मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उसको जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में, 1974 में। जल प्रदूषण निवारण के लिए आया था 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण कहलाता है? ये आपका हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन जो है आपका सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण कहलाता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुपरसोनिक जेट विमानों से कौन सा गैस निकलता है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम जिसको एक तरह का घास होता है, जिसको गाजर घास के नाम से जानते हैं, पार्थेनियम को गाजर घास के नाम से जानते हैं। परागकणों से कौन सा रोग होता है? ये चर्म रोग एवं दमा रोग हो जाता है। चर्म रोग एवं दमा हो जाता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेंस जो है किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण। जो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण होता है। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है ना। मतलब कह सकते हैं इंडोर वायु प्रदूषण जो होता है, इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक होता है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस होता है, इससे फेफड़ा कैंसर और रक्त कैंसर हो जाता है। देखिए इटाई रोग की बात करेगा। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन मिलाया जाता है, टोलिन एवं जैलिन मिलाया जाता है। बेंजीन और टोलिन एवं जैलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होता है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होता है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को असमानता कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस होता है। जो कोयला उद्योग में जो व्यक्ति काम करते हैं उसको न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की पाई जाती है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में से किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तथा जाने का जोखिम हो रहता है? ये कपड़ा उद्योग में पूछा जाएगा। कपड़ा उद्योग में जो काम करता है उसमें कौन सा बीमारी हो जाता है लोगों को? बिसिनोसिस हो जाता है। बिसिनोसिस हो जाता है कपड़ा उद्योग में। और कोयला उद्योग में काम करेगा तो उसको निमोकोनोसिस हो जाता है। न्यूमोकोनोसिस हो जाता है। देखिए ब्लैकफुट नामक रोग किस प्रकार का होता है? ये पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता। जब पेयजल होता है, जो पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें जब आर्सेनिक की अधिकता जब बढ़ जाता है तो उसको क्या होता है? ब्लैकफुट होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी ऐसे होते हैं जिसको जलीय विषाक्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण। जो जीरोडर्मा की बात करेगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग जो होता है ये होता है पराबैंगनी विकिरण के द्वारा। देखिए वायु प्रदूषण की बात करेगा। एस्बेस्टस धूल ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। शीशा हमारे मस्तिष्क को। पारा की बात करेगा हमारे उदर को। और कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेगा तो रक्त वाहिका को। फिर से देखिए एक बार दोस्तों, एस्बेस्टस की बात करेगा तो फेफड़े को प्रभावित करता है एस्बेस्टस। शीशा की बात करेगा हमारे मस्तिष्क को। पारा हमारे उदर को। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त वाहिकाओं को। देखिए आगे बता रहे हैं हम। देखिए पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करेगा। इसका स्थापना हुआ था 1972 में, है ना। इसमें 193 सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी में।
ध्रुवी में है। और इसका जो उद्देश्य था परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना था। IUCN की बात करेगा, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। इसमें 1300 से भी ज़्यादा सदस्य हैं और 1300 से ज़्यादा सदस्य है। उसके बाद देखिए इसका जो उद्देश्य था, पर्पज़ था बनाने का, यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। अब बात करेगा वन, पादप एवं जंतुओं की संकट उत्पन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना की बात करेगा। ये हुआ था 1973 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में, 183 सदस्य है। इसका जो पर्पस था, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करे। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय इसका हुआ था 1979 में। मुख्यालय बान है ना, सदस्य 313 है। इसका था यह अभी समय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना था। विश्व वन्यजीव कोष WWF का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका स्थापना 1961 में हुआ था WWF का। इसका भी मुख्यालय ग्लांड में ही है। इसमें 100 सदस्य है। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। अब बात किया जाएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना 1922 में हुआ था। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज कहाँ पर? UK, यूनाइटेड किंगडम। इसमें 121 सदस्य है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका स्थापना कब हुआ था? 1922 में। इसका जो पर्पज़ था, यह पक्षी एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की बात करेगा। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, है ना। और इसका जो उद्देश्य था पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस की बात करेगा। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। अब बात करेगा वेटलैंड इंटरनेशनल का स्थापना 1995 में हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ पे? वेजनीजन, नीदरलैंड में है। यह आर्द्रभूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रोटरडम कन्वेंशन की बात करेगा। ये आपका 1998 में हुआ था, रोटरडम में ही हुआ था। रोटरडम कहाँ? नीदरलैंड में है। इसमें 157 सदस्य है। इसका उद्देश्य था मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों को अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार एवं सहकारी प्रयासों पर बल देना था। अब देखिए लास्ट क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पूछता है क्वेश्चन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। 152 सदस्य है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों का प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब देखिए विश्लेषण की बात करता है। एकमार्ग तकनीक की बात करेगा। एकमार्ग तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वन जंतुओं की जनसंख्या के आंकलन के लिए किया जाता है। एकमार्ग का वन जंतुओं जो कि जनसंख्या का आंकलन किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से है ना। जो कि रियो डी सम्मेलन जो हुआ था, पिछले सम्मेलन जिसको बोलते हैं, 1992 में हुआ था। अब देखिए इकोमार्ग की बात करेगा। इकोमार्ग क्या होता है? पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत किया था। 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, जिसको सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक थे, को यह प्रदान पुरस्कार किया गया। अब देखिए किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ये सिएरा लियोन में जो होता है, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। एक तरह से बहुत बढ़िया कदम उठाया गया। ठीक है। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को, है ना। चंडी प्रसाद भट्ट को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है। किसको? चंडी प्रसाद भट्ट को, जो कि चिपको आंदोलन से संबंध था। यहाँ पे आपको फंसा देगा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा भी दे देगा, तो आप सुंदरलाल बहुगुणा को ही मारिएगा। लेकिन याद रखिएगा किस पर्यावरण कार्यकर्ता वृक्ष मानव बोला जाएगा? मतलब वृक्ष मानव की बात करेगा तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। चंडी प्रसाद भट्ट को वृक्ष मानव कहा जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ पे? नीरी नागपुर में।
पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया 1982 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1982। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित किया गया? 2008 में। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत में जो प्रथम बार राष्ट्रीय योजना प्रकाशित किया गया तो 2008 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि किसको दिया गया? यूएनईपी के द्वारा। तो स्वामीनाथन जी को दिया गया था। स्वामीनाथन जी कौन थे बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं इंडिया में? इसका किस चीज़ में बहुत बड़ा रोल था? देखिए, हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन है। तो कह रहा है कि हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत किया था सबसे पहले कौन? चीन ने। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, जो पारिस्थिति जो है अस्थायी, ये अस्थायी है। पारिस्थिति जो है क्या बात करेगा? अस्थायी मितव्ययता या किस आंदोलन का नारा था? ये चिपको आंदोलन का था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, ये नारा था चिपको आंदोलन का। और मैंने जो अभी आप लोगों को पूछा स्वामीनाथन का संबंध किससे था? ये था हरित क्रांति से। याद रखिएगा, हरित क्रांति से संबंध था स्वामीनाथन जी का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार जो होता है ना, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा हेतु दिया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर क्या है? कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर है? पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष का जो शुभंकर है ये पांडा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय, है ना। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? यमुना एक्शन प्लान की बात करेगा तो 1993 हो जाएगा। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है कि मतलब किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। चिपको आंदोलन की बात करेगा, ये आपको हर एग्जाम में काम देगा। चिपको आंदोलन से संबंधित था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरीचंद और चंडी प्रसाद दत्त। अभी आप लोग पढ़े हैं चंडी प्रसाद दत्त को क्या बोलते थे? ब्रिक्स मानव का के चंडी प्रसाद दत्त को बोला जाता था। नर्मदा बचाओ आंदोलन था मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे से। मैती आंदोलन ये कल्याण सिंह रावत था। मैती आंदोलन की बात करेगा, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन की बात करेगा, संत जाम्बोजी और अमृता देवी बिश्नोई जो थे ये बिश्नोई आंदोलन से संबंधित था। मैती आंदोलन की बात करेगा कल्याण सिंह रावत से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर बाबा आमटे थे। चिपको आंदोलन की बात करेगा सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भाट, ये तीनों संबंधित थे। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, 1992 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, 2018। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, 2018 में। लास्ट पेज है दोस्तों, देखिए ईवीएस का आपका ख़त्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, जो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा का जिसका स्थापना हुआ था 1972 में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। 1972 से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो 5 पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 5 जून को हुआ था वो कब से हुआ? 1972 से ही हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन से, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन से ही हुआ था। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया था, प्रथम प्रयास किया गया था। हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण के, जो समुद्र में कचरा फैल जाता है उसके निस्तारण के लिए किया गया था लंदन सम्मेलन 1975 में।
यूरोपीय वन्यजीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण हुआ था 1979 में प्रजाति संरक्षण से। वियना सम्मेलन की बात करेगा 1985 में ओजोन स्तर का संरक्षण के लिए। वियना सम्मेलन 1985 ओजोन स्तर का संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करेगा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में, ओजोन के संरक्षण संबंधित है। रियो सम्मेलन जो है पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं 1992 में हुआ था, है ना। इसी का एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। पूछा जाएगा एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन से ही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना किया गया था। निरवि घोषणा हुआ था 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाएगा, ये आपका 1997 में हुआ था, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है पृथ्वी सम्मेलन में 5 सम्मेलन जोड़ दिया जाएगा तो 1997 में हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये आपका ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए किया गया था। और 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय किया गया था। जोहान्सबर्ग जो होता ये हुआ था आपका 2002 में। सतत विकास पर विशेष बल के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना के लिए सहमति के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करेगा 2005 में हुआ था। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना था। 2005 में हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और नूसा दुआ सम्मेलन को बाली रोड मैप भी बोलते हैं, 2007 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव किया गया था 2007 में। कोपेनहेगन सम्मेलन को बोलते हैं पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल ये 2009 में हुआ था। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया था। कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ था, है ना। हरित जलवायु कोष को स्थापित करने के लिए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित करने के लिए किया गया था कानकुन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन कब हुआ? वो तो COP17 की बात करेगा 2011 में हुआ था। और दोहा सम्मेलन हुआ था कब? 2012 में। रियो 20 सम्मेलन 2012 में हुआ था, ठीक है। और वार्सा सम्मेलन कब हुआ था? 2013 में हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति के लिए। लिमा सम्मेलन 2014 में, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिस सम्मेलन 2015 में। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को में हुआ था 2016 में। बॉन सम्मेलन जर्मनी में हुआ था 2023 में 17 में। कोटोवाई सम्मेलन पोलैंड में 2018 में। और मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में हुआ था 2019 में। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण नवंबर 2020 में ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है होने वाले COP26 को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन जो है नवंबर 2021 में किया जाएगा। मतलब कि 2021 में इसका आयोजन किया गया था, किसका? कोविड-19 के कारण जो है ग्लासगो सम्मेलन। ग्लासगो में जो COP26 है, COP26 का सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? ग्लासगो में 2021 में। तो दोस्तों इस तरह से मैंने क्या किया, पूरे आपको EVS को मैंने पूरा करवा दिया। और आप लोगों जो क्या कीजिए, इसको एक बार 2 बार एक बार देख लीजिएगा तो आपका जो चैलेंज है कि EVS से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका NCERT का ये है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आपको एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा और EVS बहुत आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको कुछ सपोर्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैसे ही एक मैराथन में लाऊँगा नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए कैसा लगा आज की क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू।